उस समय नहीं आ सके थे, तो मैंने कहा था कि जब भी आपका अगला कार्यक्रम गलतियां अगर होती है बच्चे से, अगर हम मना नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए, कौन करेगा? हमें कोई बनना है ना। तो वो टॉलरेंस पावर आप अपने बच्चों के अंदर लाइए। टीचर्स का रिस्पेक्ट मैं देखती हूँ, पेरेंट्स कुछ ये लैकिंग है पेरेंट्स के अंदर कि बुराई आप बच्चे के सामने करते हैं। ये कभी आपका बच्चा को ठीक ही नहीं कर सकता जब बच्चा जान गया। एक बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ रहता था और उसके दादा दादी भी गलतियां अगर होती है बच्चे से, अगर हम मना नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए, कौन करेगा? हमें कोई बनना है ना। तो वो टॉलरेंस पावर आप अपने बच्चों के अंदर लाइए। टीचर्स का रिस्पेक्ट मैं देखती हूँ, पेरेंट्स कुछ ये लैकिंग है पेरेंट्स के अंदर कि टीचर्स की बुराई आप बच्चे के सामने करते हैं। ये कभी आपका बच्चा को ठीक ही नहीं कर सकता जब बच्चा जान गया कि ये टीचर खराब है, तो वो बच्चा क्या मेरी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। टीचर जैसा भी हो, यू डोंट हैव टू लिसन टू द चिल्ड्रन। आपको बोलना है ठीक है बच्चे, मैं मैम से बात करूंगा, मैं टीचर से आपकी बात करूंगा। और जब आप बात करते हैं तो बच्चे को ना लाएं हमारे पास, ठीक है? अकेले में आके बात करें, क्या बातें हैं वो मैं भी बताऊंगी, टीचर भी बताएंगे, तब जाके वो सॉर्ट आउट होगा। क्योंकि हम लोग को यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम लोग को एक बच्चे को निर्माण करना है। With this, I would like to call upon IPS Vikas Babu for his kind words, experience share करेंगे। जोरदार ताली बजा साथ उनका स्वागत करें। धन्यवाद मैरी जी। सबसे पहले इस स्कूल के नए कैंपस के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था जब इसका प्रारंभ हो रहा था, लेकिन उस समय नहीं आ सके थे, तो मैंने कहा था कि जब भी आपका अगला कार्यक्रम होगा तो निश्चित आऊँगा। मैं आपके बीच उपस्थित होकर मैं पसंद हूँ। इनके बारे में एक खास बात है कि अच्छी शिक्षिका तो नहीं, साथ में समाज को भी कुछ देने की प्रवृत्ति इनमें समाई हुई। कुछ दिनों पहले समस्तीपुर में भी गार्गी पाठशाला का प्रारंभ इसके पहले वाले कैंपस में हम लोगों ने किया था, और मुझे पूरी आशा है कि आगे भी निश्चित अन्य कार्य जो समाज के हित में होंगे आपके माध्यम से हम लोग देखेंगे। जो विषय है पेरेंट्स की क्या भूमिका है बच्चों के निर्माण में, मैं क्लास 3 में था और एक हिंदी में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी। बहुत साधारण सी कहानी थी। उसमें एक बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ रहता था और उसके दादा दादी भी उनके साथ ही रहते थे। उसके माता पिता में और दादा दादी में बहुत अच्छा संबंध उस प्रकार का नहीं था। और जैसे एक साधारण सी बात ये थी कि अपने माता पिता के साथ जिस थाली में ये लोग खाते थे वो थाली मेटल का था, तो स्टील का होगा या किसी धातु का होगा, लेकिन उनके दादा दादी को जो भोजन दिया जाता था वो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। दिनचर्या थी जो प्रतिदिन इस प्रकार से अपने घर में देखता रहा होगा। एक दिन शहर में एक मेला लगा, जैसे सभी लोग अपने बच्चों को कुछ पैसे देते हैं कि मेले घूम के आओ। तो इस बच्चे को एक पैसे जब मिले तो बच्चा मेला घूमने गया। बाकी बच्चे कुछ और खरीद के लाए होंगे, लेकिन ये बच्चा जब घर आया तो मिट्टी के बर्तन लेकर के आया। तो पेरेंट्स भी बड़े अचंभित हुए कि वो मिट्टी के बर्तन क्यों लाए हो? तो खिलौना ले सकते थे, कुछ किताब ले सकते थे, कुछ खा सकते थे। तो इसने कहा कि आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप लोगों को खिलाने के लिए मैं अभी से बर्तन इकट्ठा कर रहा हूँ। और तब जो पेरेंट्स थे उनके मन में लगा कि देखो हम लोग कर रहे थे, हमने तो सोचा भी नहीं कि हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन हम सही नहीं कर रहे थे। अपने
माता पिता के साथ जैसा व्यवहार हम कर रहे थे उसको ही हमारे बच्चे ने सीखा है, और अभी से इसके मन में भाव आया है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपने माता पिता के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत साधारण सी कहानी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। हम जो भी करते हैं, जिस प्रकार से बातें करते हैं, जिन चीजों पर बातें करते हैं, उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। आज हम लोग बिहार को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, सोचते हैं क्यों हमारा बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, क्यों एक छोटे से रोजगार के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर जाना पड़ता है, क्यों हमारे बिहार में ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं है जैसे प्राचीन काल में हुआ करते थे। बहुत सारी समस्या है। निश्चित रूप से आज यदि पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं तो बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है, इसको कहने में कहीं कोई संशय नहीं। जिस दर से हम विकसित हो रहे हैं उसमें भी अगले एक दशक तक कोई विशेष परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक एक बड़ी क्रांति की ओर हम लोग नहीं बढ़ेंगे। यदि हम लोग शिक्षा के लिए और उद्यमिता के लिए मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाला समय भी बहुत अच्छा नहीं होगा। पलायन की जो स्थिति है और विभत्स होगी, बड़ी संख्या में लोगों को जाना पड़ेगा। आवश्यकता क्या है? 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या में 9 करोड़ की उम्र आज 30 साल से कम, जिसमें अधिकांश आज हमारे स्कूल में है। यदि हम अपने इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, शिक्षा केवल इसलिए नहीं कि हम नौकरी मांगने वालों की बड़ी फौज तैयार करें, शिक्षा इसलिए भी कि हम कुछ थॉट लीडर्स बना सकें, ऐसे नेतृत्वकर्ता तैयार कर सकें जो आने वाले समय में समाज को नई दिशा दे सके। और बाल्यकाल से ही यदि अपने बच्चों के मन में एक प्रकार का कॉन्फिडेंस देने का हम प्रयास करें कि तुम कर सकते हो, कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और जब भी बच्चा लो फील करे उन क्षणों में उसको समझें क्या कठिनाई है। अक्सर बच्चे अपनी बातें नहीं बताते हैं, लेकिन यदि अच्छे से हम संवाद करेंगे तो छोटी छोटी जो कठिनाई उनके मन में आती है, दुविधा आती है, उसका भी समाधान मिलकर हम कर सकते हैं। शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण भूमिका घर में अभिभावक की है, जो अधिक समय आपके साथ बिताता तो है ही, आपके आचरण से, व्यवहार से बच्चा सबसे अधिक प्रभावित होता है। जैसे मेरी माँ बीएड कर चुकी थी, उन्होंने स्कूल में तो नहीं पढ़ाया, पिताजी की नौकरी ट्रांसफर होते रहते थे, लेकिन अब यूँ समझिए कि बीएड का जो पूरा प्रयोग था वो अब सभी बच्चों पर हो गया, और उसमें आज सभी, मैं आपके समक्ष हूँ, मेरी बहन भी अभी अच्छी जॉब कर रही है, नोएडा में बैंक में है, छोटा भाई रेलवेज में है। तो कहीं ना कहीं एक असर निश्चित पड़ता है कि पेरेंट्स समय देते हैं और बच्चों को पढ़ाने में तो जो ऊर्जा आप लगाएंगे, जो समय आप देंगे, निश्चित आने वाले समय में आपको गौरवान्वित करेगी। साथ साथ केवल शिक्षा नहीं, हम संस्कार भी दें कि ऐसा ना हो कि बच्चा हमारा अच्छा बन जाए और बाद में जो भाव उसके मन में समाज के प्रति होनी चाहिए, माता पिता के प्रति होना चाहिए, अपने सगे संबंधियों के प्रति होना चाहिए, वो ना हो। यदि ऐसे अर्धनिर्मित व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे तो आने वाले समय में समाज को हर कठिनाई होगी। हर व्यक्ति की भूमिका है, हर अभिभावक की भूमिका है, और यदि अपनी भूमिका छोटा सा ही समझकर एक सफल व्यक्तित्व के निर्माण में सफल होते हैं, निश्चित है राष्ट्र को इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। मेरी इच्छा यही है कि जो सेंट पीटर स्कूल यहाँ स्थापित हुई है और आगे बढ़े, और जो बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं आने वाले समय में पूरे देश में अच्छा करें, विदेशों तक उनकी ख्याति। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words, sir, your view. And मैं बताना चाहूँगी सर, एक
करते हैं कि हमें क्या करना है बिहार को बेस्ट से बेस्ट बनाने में। थैंक यू सो मच सर। हमारे अभिभावक और बच्चों को समर्पित है और कारण वही है जब हमारे बीच वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव जी उपस्थित हैं और हम उनका स्वागत भी करते हैं। स्कूल प्रशासन ने तो उनका स्वागत किया ही है और स्कूल प्रशासन को आभार और उनका स्वागत, अभिनंदन। उन्होंने ऐसे मौके पर बच्चों के बीच 2 शुभ संवाद के लिए मुझे बुलाया। आप अभिभावकगण का अभिवादन एवं अभिनंदन। बच्चों को मेरी ढेरों सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। हाइजीन से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि बहुत ही प्रेरक प्रसंग के माध्यम से विकास वैभव जी ने पेरेंट्स की महत्ता समझाई और आज वो जिस इंस्टीट्यूशन के प्रोडक्ट हैं, मैं भी गर्व से कह सकता हूं कि आपके पास खड़ा हूं मैं पेरेंट इंस्टीट्यूशन का भी प्रोडक्ट हूं और उसी कारण मैं आपसे 2 शब्द शेयर करने में समर्थ बन सका। चिकित्सक हूं, बहुआयामी होता है चिकित्सा का कार्य, लेकिन आज जिस संदर्भ में बुलाया गया है वो हाइजीन की बात है। हाइजीन, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हाइजीन का क्या मतलब हो सकता है? कोई बच्चा हाथ उठा दे हाइजीन के बारे में। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई से रहना, गंदगी नहीं करना। बहुत अच्छे बेटे, आपने अच्छी बात बताई। जो शुरुआत मैं करने जा रहा था, आपके जीवन का वैसा अभ्यास जो आपकी आदत बन जाए। हाइजीन का मतलब प्रैक्टिस और हैबिट, इन 2 चीजों से होता है। अब आप देखो, हाइजीन का अगर की बहुत सबसे अच्छी सीख लेनी हो इस देश में, तो आप किस महान व्यक्तित्व को याद करेंगे? बहुत अच्छी बात। देखिए, गांधी जी के यहाँ आश्रम में जब इनका प्रवेश होता था तो वो सबसे पहले क्या सीख देते थे? उन्हें जो वहाँ कार्य आवंटित किया जाता था वो कार्य होता था शौचालय की सफाई। शौचालय सिर्फ वो घर ही नहीं, अगर उसका बृहद रूप देखेंगे तो हाइजीन वही है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका कार्यस्थल हो, चाहे वो आपका कोई भी पब्लिक प्लेस हो। आप देखेंगे घर में ये कहां से शुरू होगी बच्चों की ट्रेनिंग? पेरेंट्स के अभ्यास से शुरू होगी। और अभी मैंने वहां देखा है एक बड़े चिंतक की बात कि बच्चे आपको वॉच कर रहे हैं। बच्चे वॉच ही नहीं कर रहे हैं, बच्चे आपको बारीकी से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो हमें क्या देखना है कि हाइजीन जो हमारा है घर का कैसा हो। घर में आप देखेंगे, अगर आपको सीखनी है तो शौचालय की सफाई अपने हाथों से करें और बच्चों को भी शौचालय की सफाई की ट्रेनिंग दें। बेसिक ट्रेनिंग इसी को हम लोग कहते हैं। आप बाहर से आए, शूज कहाँ रखनी हो खुद भी अभ्यास करें, बच्चों को भी अभ्यास करें। घर की सफाई कैसे करनी है, घर को बहुत ज्यादा क्लटर नहीं करना है, मतलब सामग्रियों को इधर उधर करके नहीं फैला देना है। ये भी अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है। हमारे पास हर कमरे की व्यवस्था ऐसी हो कि छोटी से छोटी गंदगी को भी हम सही जगह पे रख पाएं और उसको फिर सही जगह डाल दें। इसीलिए
आप देखेंगे कि कंडीशन अनहाइजीनिक हर जगह बना हुआ है। आप बाजार जाएंगे, पब्लिक प्लेस है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, पब्लिक प्लेस है। हाइजीन क्या है? बहुत पुअर है। हम यहाँ पे कूड़ा हाथ में उठाते हैं, सड़क पे डालते हैं। रेलवे स्टेशन पर हमारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, रेलवे लाइन पर फेंकते हैं। ये बारीक चीज़ है, इन पर गौर करिए। और अगर गार्जियन के नाते अपने बच्चों के साथ अपने घर से उसकी शुरुआत करें। अगर हम रेलवे स्टेशन पे हैं, कोई टुकड़ा भी हमारे हाथ में है, तो हम पहले डस्टबिन को खोलें। जब हम डस्टबिन की तरफ खुद बढ़ेंगे तो शायद पीछे जिस बच्चे को मैंने किसी भोजन सामग्री को करने को दिया है, खाद्य सामग्री को, वो भी उस लिफाफे को उसी जगह डालेगा। आप सिर्फ ऑब्जर्व करें। अगर इधर उधर फेंकता है उस समय उनका ध्यान बटाएं, डांटे नहीं। ये पेरेंटिंग नहीं है। डांट से पेरेंटिंग नहीं होगी, उनको सीख देंगे। उन्हें अभ्यास कराना है कि वो उस जगह जाके डालें। तो हाइजीन इससे होगा। और हाइजीन का महत्व क्या है? आप बीमारी को फैलने से बचाते हैं। और बीमारी को फैलने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं? आप सुबह उठते हैं। देखो बच्चों, सुबह उठने के बाद आप जैसे सुबह का आपका डिसिप्लिन होता है, आप अपने को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। शौचालय जाते हो, शौचालय से आने के बाद आप मुंह की सफाई करते हो, तो ये पर्सनल हाइजीन आपका होगा। तो दांत की सफाई क्यों करनी है? 2 बार करनी है, सुबह और रात। हमेशा खाने की आदत नहीं डालनी है। इसलिए कि जब भी आप बार बार खाएंगे तो वो आपकी दांतों में चिपकेगा। और जब चिपकेगा तो हर जगह आपका जीवाणु है, वो आपके फायदे के लिए है। लेकिन जब वो आप परेशान आपसे फील करेगा तो वो आप पर आक्रमण करके आप में बीमारी पैदा करेगा। तो अगर दांत की सफाई करनी हो, सुबह और रात सोने के पहले अवश्य करें। पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिएं, ताकि आपकी साफ सफाई शरीर की भी हो सके। और आप उसके बाद हाथ की सफाई को अवश्य सीखिए। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले हम लोग पूरे विश्व एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। आप लोग जान रहे हैं, हम कोविड की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोविड में सबसे अधिक चर्चा किस चीज की हो रही है? सैनिटाइजेशन और सैनिटाइजेशन के प्रैक्टिस की। कोई चिकित्सक भी आते थे तो आपको हाथ की सफाई कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कितनी मात्रा में सैनिटाइजर लेना है, और हाथ को किस किस कोण में घुमा करके उसकी सफाई करनी है, ताकि आपका हाथ स्वच्छ हो जाए। आपको फूड आइटम लेना है, उसके पहले आपको हाथ की सफाई करनी है। आपको ग्लास उठाना है, हाथ आपके एकदम साफ होना चाहिए, उसके पहले हाथ धोएं। आप खाना खाएं, हाथ धोएं। आप अभी डेस्क पे हाथ रख रहे हैं, आपको ब्रेकफास्ट सर्व हुआ, स्नैक्स सर्व हुआ, व्हाटएवर, आपने सीधे उठा के खाना शुरू किया, ये गलत प्रैक्टिस है। आप पहले पता करिए कि यहाँ कहाँ पे हाथ साफ करने की व्यवस्था है। आप पहले हाथ की सफाई करें प्रॉपर डिटर्जेंट से, और देन उसको ड्राई करके ही कुछ खाएं। आपका रेगुलर जो है बाथिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बाहर से आते हैं कहीं से भी, तो वातावरण में जितना प्रदूषण है, आपके कपड़ों से लेके आपके स्किन हर जगह वो पसरा हुआ है। तो अगर आप प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? जीवाणु और विषाणु का लोड जितना होगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका जो रोग निरोधक क्षमता है शरीर की, उसकी भी एक क्षमता होती है। जब जीवाणु विषाणु का लोड ज़्यादा होगा तो आपका रक्षा तंत्र परेशान होगा और आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए ये हाइजीन का ही रूप है कि आपको रेगुलर वे में अपने वस्त्र की सफाई करनी है, अपने चादर को साफ रखना है, अपने कमरे को अरेंज सही ढंग से करना है। इससे आप
वहाँ के वातावरण को स्वच्छ रख के आप बीमारी को स्प्रेड होने से बचाते हैं। तो मैंने पर्सनल हाइजीन और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट फूड हाइजीन की बात मैं करूंगा। ये तो साफ सफाई की बात है और फूड हाइजीन की बात। आप जो बाजार से सामग्री खरीदते हैं, आप देखते हैं वो किस तरीके से बाजार में पसरा हुआ रहता है। आप जब भी उन चीजों को घर में लाते हैं उसकी सफाई अवश्य करें। और आपको मालूम है वो प्रदूषित भी है और स्वच्छ भी नहीं है। तो प्रदूषण को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उसमें इस्तेमाल होता है। तो आप एक चीज जानें कि उसको पानी से धुलाई तो करें, नमक पानी का भी इस्तेमाल करें। और हर घर में आपके पास सिरका उपलब्ध होता है, तो कम से कम 1 लीटर पानी में अगर 10 ml सिरका डाल के उन सब्जियों और फलों को अगर आप 10 से 15 मिनट छोड़ देते हैं तो मैक्सिमम उसका जो प्रदूषण है या उसके कीटाणु जो है वो सब वॉश हो जाता है। फिर उसको साफ करने के बाद ही आप ग्रहण करें। ये सारी बातें आपके हाइजीन के अंदर आती हैं। फिर मैं कहूंगा इन्वायरमेंटल हाइजीन। अभी आप सड़क पे चल रहे हैं, आपने देखा होगा हर जगह कूड़ा बिखरा हुआ है। तो कूड़ा का निष्पादन सही तरीके से हो, सही जगह हो। हर मोहल्ले में कूड़ा निष्पादन की सारी व्यवस्था है, लेकिन हम अपने आचरण दोष के कारण अपना कूड़ा दूसरे के घरों में डालते हैं, दूसरा आपके घर में कूड़ा डालते हैं। इससे आपका क्या होता है, एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत प्रभावित है। और क्यों ही ये प्रभावित होगा, रात का खाना सड़क पे फेंक दिया जाता है, सुबह उठते हैं तो बासी भोजन का दुर्गंध रहता है। आखिर क्या है ये? वो डिकम्पोज हो रहा है और उस पर बहुत तरीके से कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। वो वातावरण में जिस तरह का प्रदूषण दे रहे हैं, आप उसमें सांस ले रहे हैं तो श्वास संबंधी बीमारी हो। आप उस पर चल के जा रहे हैं, त्वचा संबंधी बीमारी होगी, आपकी आंख संबंधी बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा है। आए दिन हम लोग देखते हैं अभी के सीजन में अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण रोज लोग पेट संबंधी गड़बड़ी, फीवर लेके आते रहते हैं। ये क्या है? 80% बीमारियां, आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए, 80% बीमारियां आपके जीवन शैली और आपके जीवन जीने के तरीके से आ रही है। 20% वैसी बीमारियां हैं जो आनुवंशिक हो सकती है या अन्य कारण से जिस पर हमारा आपका बस नहीं है। लेकिन अगर आप हाइजीन से सीख लेके और अच्छे प्रैक्टिस से इस चीज को कंट्रोल करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इससे समाज की स्थिति सुधरेगी, देश की स्थिति सुधरेगी और आपकी आर्थिक प्रगति अच्छी होगी।